कहानी का शीर्षक है आंचल की छाँव। दोपहर के लगभग 2 से ढाई के बीच का समय था। नीलिमा घर के सब कामों से फ्री होकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटी हुई अपने बेटे विक्रम के विषय में सोच रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। अब कौन हो सकता है? शायद कोई पार्सल वाला होगा। लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है, और वैसे भी डिलीवरी वाला आने से पहले कॉल करता। हो सकता है विक्रम ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हो, परंतु विक्रम भी फ़ोन करके अवश्य बताता। यही सब सोचते सोचते नीलिमा बाहर आई और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने नंदिनी खड़ी थी। नीलिमा बड़ी ही हैरानी के साथ अभी उसे देख ही रही थी कि उसने तुरंत बोला, आंटी, मुझे पहचाना आपने? मैं नंदिनी, आपके बगल वाली लड़की। अरे नंदिनी बेटा, तुम यहाँ कैसे? और यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? सूख कर लकड़ियों का ढांचा बनी हुई हो। एक साथ ढेरों प्रश्न मैंने कर डाले और साथ ही मैं उसका हाथ पकड़कर प्यार से अंदर ले आई। नंदिनी बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए एक अबोध बालक की तरह मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। यहाँ बैठो बेटा। मेरा इशारा पाकर वह यंत्रवत बैठ गई। मैंने गौर से देखा तो नंदिनी के नैन नक्श काफ़ी तीखे थे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी नंदिनी का शरीर ही बस समझिए कि हड्डियों का ढांचा भर था, और होता भी कैसे नहीं, जब बेचारी को पेट भर के खाने को ही नहीं मिला कभी। मैंने उससे पूछा, नंदिनी बेटा, कैसी हो तुम? नजरें झुकाए हुए बेहद धीमी आवाज में नंदिनी बोली, आंटी, मैंने कितने पत्र लिखे आपको, पर आपने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैं खामोश एकटक उसे देखती हुई सोचती रही, बेटा, पत्र तो तुम्हारे बराबर आते रहे, पर तुम्हारी माँ और पापा के डर के कारण जवाब देना उचित नहीं समझा। मुझे चुप देख शायद वह मेरा उत्तर समझ गई थी। फिर संकोच भरे शब्दों में बोली, आंटी, 2 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, प्लीज मुझे खाना खिला दो। मैं नंदिनी की ओर देख रही थी कि कितनी असहाय लग रही है वो बेचारी बच्ची। तभी वह बोली, आंटी, तंग आ गई थी मैं अपनी इस जिंदगी से। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन की मार और तानों से बहुत पीड़ित होती हूँ मैं। अब तक बहुत पीड़ा सह चुकी हूँ मैं। अब और नहीं सहा जाता आंटी। यह कहकर नंदिनी मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने उसे अपने पैरों से उठाया और फिर गले से लगाया तो वह फपक पड़ी और मेरा स्पर्श पाते ही उसके धैर्य का बांध टूट गया। आंटी, कई बार जी में आया कि आत्महत्या कर लूं। कई बार कहीं भाग जाने को कदम उठे, किंतु इस दुनिया की सच्चाई को जानती हूँ। जब मेरे माँ बाप ही मुझे नहीं स्वीकार पा रहे हैं, तो और कौन देगा मुझे अपने आंचल की छाँव। बचपन से माँ की ममता के लिए तरस रही हूँ। सौतेली माँ आई तो उससे मार और दुत्कार के अलावा कुछ न मिला। सौतेली माँ के आने से पिता का प्यार भी छिन गया। और आंटी, उस घर को अब मैं सदा सदा के लिए छोड़कर आपके पास आई हूँ, एक शरणार्थी बनकर। आंटी, आप मुझे अपने घर में, अपने जीवन में शरण देंगी ना? आंटी, आप मेरी माँ बनेगी ना? आंटी, मैं आपके पास आई हूँ वह स्पर्श ढूंढने जो एक बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। माँ की ममता लेने आप मुझे अपनी बेटी बनाएंगी ना? प्लीज आंटी, मना मत करना।
उसके मुंह पर हाथ रखते हुए। मैंने कहा, बेटा, ये मरने की बात कभी मत करना। ऐसा दोबारा भूल कर भी मत कहना। अब कहीं नहीं जाएगी तू, जब तक मैं हूँ। तुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खींचकर उसे अपनी छाती से लगा लिया तो एक सुखद एहसास से मेरी आंखें भर आई। पूरा शरीर रोमांचित हो गया और वह एक नन्ही बच्ची सी बनी मेरे सीने से चिपकी रही और मेरे हृदय से, मेरे स्पर्श से ममता की गर्मी पाती रही। मैं रसोई में जब उसके लिए खाना लेने गई तो जी में आ रहा था कि जाने क्या क्या खिला दूं उसे। पूरी थाली को करीने से सजाकर मैं बाहर ले आई तो थाली देखते ही नंदिनी रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कसम दिलाई कि अब और बिल्कुल नहीं रोएगी। उसके रोने के दिन समाप्त हुए। वह धीरे धीरे खाती रही और मैं अतीत में खो गई। बरसों से सहेजी संवेदनाएं प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत बाहर निकलने लगी। नंदिनी उस वक्त 2 साल की थी कि काल के क्रूर हाथों ने उससे उसकी माँ को छीन लिया। नंदिनी की माँ को लंग्स कैंसर हो गया था, जिसका पता ही लास्ट स्टेज में चला था। बहुत इलाज कराया था नंदिनी के पापा ने, पर वह नहीं बच पाई। इस सदमे से उबरने में नंदिनी के पापा को महीनों लग गए। फिर सभी रिश्तेदारों एवं दोस्तों के प्रयासों के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इस शादी के पीछे उनके मन में शायद यह स्वार्थ भी कहीं छिपा था कि नंदिनी अभी बहुत छोटी है, बिना माँ के बच्ची की देखभाल कौन करे। उसकी देखभाल के लिए घर में एक औरत का होना बेहद ज़रूरी है। शुरुआत के कुछ महीने पलक झपकते यूं ही बीत गए। इस दौरान सपना का नंदिनी के प्रति व्यवहार सामान्य रहा, किंतु जो ही सपना की कोख में एक नए मेहमान ने दस्तक दी तो सौतेली माँ सपना का नंदिनी के प्रति व्यवहार तेजी से असामान्य होने लगा। सपना ने भी जब बेटी को जन्म दिया तो नंदिनी के पिता को विशेष खुशी नहीं हुई। वह चाह रहे थे कि बेटा हो, पर एक बेटे की उम्मीद में सपना को 3 बेटियां और हो गई। और जो जो नंदिनी की सौतेली बहनों की संख्या बढ़ती गई, त्यों-त्यों उसकी मुसीबतों का पहाड़ भी बड़ा होता गया। आए दिन नंदिनी के जिस्म पर उभरे स्याह निशान माँ के सौतेलेपन को चीख चीख कर बयान करते थे। कितनी बेरहम थी सपना। जब बच्चों के कोमल नाजुक गालों पर माँ बाप के प्यार भरे स्पर्श की ज़रूरत होती है, तब नंदिनी के मासूम फूल से गालों पर उंगलियों के निशान नजर आते थे। सपना का खुद की पिटाई से जब जी नहीं भरता तो वह उसके पिता से नंदिनी की शिकायत करती। पहले तो वह इस ओर ध्यान नहीं देते थे, पर रोज रोज पत्नी द्वारा कान भरे जाने से तंग आकर वह भी बड़ी बेरहमी से नंदिनी को मारने लगे। सच ही तो है, जब माँ दूसरी हो तो बाप पहले ही तीसरा हो जाता है। अब तो उस नन्ही सी जान को मार खाने की आदत सी हो गई थी। मार खाते समय उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी। निकलती थी तो केवल सिसकियां। वह मासूम बच्ची तो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह रोती तो और अधिक मार पड़ती। नंदिनी को खाने को मिलती सौतेली बहनों की झूठन। नंदिनी बहनों को जब दूध पीते
या फल खाते हुए देखती तो उसका मन भी ललचा उठता, परंतु उसे मिलता कभी कभार बहनों द्वारा छोड़ा हुआ दूध और फल। कई बार तो नंदिनी जब झूठे गिलास धोने को लेकर जाती तो उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ही पी लेती। गजब का धैर्य और संतोष था उस लड़की में। शुरू में नंदिनी मेरे घर आ जाया करती थी, किंतु फिर सपना ने उसके ऊपर मेरे यहाँ आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। नंदिनी के साथ इतनी निर्दयता देखकर अक्सर मेरा दिल कर्रा उठता था कि आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष है। हे विधाता, इस बच्ची के जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। उस दिन तो सपना ने हद ही कर दी। जब नंदिनी का बिस्तर और सामान घर के बाहर साइड में बने गैराज में लगा दिया, मेरी छत से उनका गैराज स्पष्ट दिखाई देता था। जाड़ों का मौसम था। मैं अपनी छत पर कुर्सी डालकर धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी देखा नंदिनी एक थाली में भाई बहन के द्वारा छोड़ा गया खाना लेकर अपने गैराज की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह शर्म के मारे दौड़ पड़ी। दौड़ने से उसके पैर में पत्थर द्वारा ठोकर लग गई और खाने की थाली गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर सपना दौड़ी दौड़ी बाहर आई और आओ देखा न ताओ चटाचट नंदिनी के भोले चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए और सपना नंदिनी के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कोसने लगी। उल्टा कहेगी, मर क्यों नहीं गई अपनी माँ के साथ ही? जब तेरी माँ मरी थी तो तुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? छोड़ गई है मेरी छाती पर मेरे खातिर जी का जंजाल। अरे चलते नहीं बनता क्या? चर्बी चढ़ी है, जहर खाकर मर जा। अब और खाना नहीं है, भूखी मर अब। जुबान के साथ साथ सपना के हाथ भी तेजी से चल रहे थे। उस दिन का वह नज़ारा देखकर तो मैं अवाक रह गई। काफ़ी सोच विचार के बाद एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और नंदिनी को इशारे से बाहर बुलाकर पूछा, क्या वह खाना खाएगी? पहले तो वह मेरे इशारे को नहीं समझ पाई, किंतु शीघ्र ही उसने इशारे में ही खाने की स्वीकृति दे दी। मैं रसोई में गई और बाकी बचे खाने को पॉलिथीन में भर एक रस्सी में बांधकर नीचे लटका दिया। नंदिनी ने बिना किसी औपचारिकता के थैली खोल ली और गैराज में चली गई। वहाँ बैठकर खाने लगी। धीरे धीरे यह एक क्रम सा बन गया कि घर में जो कुछ भी बनता मैं नंदिनी के लिए अवश्य रख देती और जैसे ही मौका लगता उसे दे देती। उसे खिलाने में मुझे एक आत्म सुख प्राप्त होता था। कुछ ही दिनों में उससे मेरा लगाव बढ़ता गया और एक अजीब प्रेम बंधन में जकड़ते गए हम दोनों। कुछ दिनों बाद मेरे भाई की शादी थी। मैं 10 दिन के लिए मायके चली गई, परंतु नंदिनी की याद मुझे जब तब परेशान करती रही। खासकर तब और अधिक उसकी याद आती जब मैं खाना खाने बैठती। यद्यपि हमारे बीच कभी कोई बातचीत नहीं होती थी, पर इशारों में ही वह सारी बातें कह देती थी और मैं समझ भी लेती थी। हम दोनों के बीच एक मौन की भाषा कायम हो गई थी और उस मौन की भाषा से ही एक मौन प्रेम हम दोनों के बीच पनप चुका था। मैं भाई की शादी से जब वापस घर लौटकर आई तो एक पल भी ना रुक सकी और सीधे छत पर गई।
वहाँ देखा कि ढेर सारे कागज पत्थर में लिपटे हुए पड़े थे। हर कागज पर लिखा था, आंटी आप कहाँ चली गई हो, कब आओगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज जल्दी आओ ना आंटी। एक कागज खोला तो उस पर लिखा था, प्यारी आंटी कहाँ हो आप, पता है मैंने जब कल माँ से अच्छा खाना मांगा तो माँ ने मुझे गरम चिमटे से मारा, मेरा हाथ जल गया है और उसमें गहरा घाव हो गया है। मैं बर्तन साफ करती हूँ तो उसमें बहुत दर्द होता है। मैं कागज के टुकड़ों को उठा उठा कर पढ़ रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। नीचे झांक कर देखा तो नंदिनी अपनी कुर्सी मेज पर दुबकी सी बैठी हुई पढ़ रही थी। मैं दौड़कर नीचे गई और मायके से लाई कुछ मिठाइयाँ और पूरियाँ लेकर ऊपर आ गई और नंदिनी को इशारा किया। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने खाने का सामान रस्सी से नीचे उतार दिया। नंदिनी ने झट से डब्बा खोला और बैठकर खाने लगी कि तभी उसकी छोटी बहन नैना वहाँ आ गई और नंदिनी को मिठाइयाँ खाते हुए देखकर वह जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि नंदिनी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराया और उसे मिठाई खिलाने का लालच देते हुए उससे कहा, नैना तू भी मिठाई खा ले। नैना इतनी दुष्ट कि उसने मिठाई तो खा ली पर अंदर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बता दिया। दुष्ट सपना झट से बाहर आई और नंदिनी के हाथ से डब्बा छीनकर फेंक दिया। बोली, अरे भूखी मर रही थी क्या, घर पर खाने को नहीं मिलता है जो पड़ोस से भीख मांग कर खा रही है। चल जा, अंदर बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर ले जाकर। बड़ी आई मिठाई खाने वाली। नंदिनी के साथ साथ सपना मुझे भी भला बुरा कहते हुए अंदर चली गई। इस घटना के बाद नंदिनी मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद वह कहीं चली गई है। पर एक दिन जब चने की दाल सुखाने छत पर गई तो एक कागज पत्थर में लिपटा पड़ा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह नंदिनी ने ही फेंका होगा। दाल को नीचे रख कागज खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्यारी आंटी प्रणाम। आंटी, मैंने जब से होश संभाला है तब से मार खाती आ रही हूँ। क्या जिनकी माँ मर जाती है उनका इस दुनिया में कोई नहीं होता? मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर इस हाल में पल पल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? पापा तो मेरे अपने हैं, फिर वह भी मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हैं? क्या उनके दिल में मेरे प्रति बिल्कुल भी प्यार नहीं है? खैर कोई नहीं, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। आंटी, पापा का ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम लोग यहाँ से कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। पता नहीं मैं फिर किससे कहूँगी अपना दर्द। आपकी बहुत याद आएगी मुझे। काश आंटी कि आप मेरी माँ होती, कितना प्यार करती आप मुझे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब ज़्यादा लिख नहीं पा रही हूँ। आपकी बहुत याद आएगी प्यारी आंटी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अक्सर नंदिनी के बारे में अपने पति पवन से बातें करती तो वह भी गंभीर हो जाया करते थे। इसी कारण मैं इस बात को कभी आगे नहीं बढ़ा पाई। नंदिनी को लेकर मैं काफ़ी ऊहापोह में रहती थी, किंतु समय के साथ साथ उसकी याद धुंधली पड़ने लगी।
अचानक नंदिनी का एक पत्र आया। फिर तो यदा कदा उसके पत्र आते रहे, किंतु एक अज्ञात भय से मैं कभी उसके पत्र का जवाब में पत्र नहीं लिख पाई और न ही सहानुभूति दर्शा पाई। अचानक कटोरी गिरने की आवाज़ से मैं अतीत की यादों से बाहर निकल आई। देखा तो नंदिनी सामने बैठी है और उसके हाथ कँपकपा रहे थे। शायद इसी वजह से कटोरी गिरी थी। मैंने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा। फिर उसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर अपनी साड़ी पहनने को दी। गुलाबी रंग की साड़ी उस पर खूब फब रही थी। उसके ऊपर फिर उसके बाल संवारे तो वह अच्छी लगने लगी। फिर बिस्तर पर लेटे लेटे हम काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। इसी बीच कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। नंदिनी तो सो गई, पर मेरे मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहा। एक तरफ तो नंदिनी को अपनाने का, पर दूसरी तरफ इस विचार से सिहर उठती कि इस बात को लेकर पवन की प्रतिक्रिया क्या हो गई। शायद उनको अच्छा ना लगे नंदिनी का यहाँ आना। इसी उधेड़-बुन में शाम के 7 बज गए। दरवाजे की घंटी बजी तो जाकर दरवाज़ा खोला। पवन ऑफिस से आ चुके थे। पूरे घर में अंधेरा छाया देख पूछ बैठे, क्यों नीलिमा, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? नंदिनी को लेकर मैं इस तरह उलझ गई थी कि घर की बत्तियां जलाना भी भूल गई। घर की बत्तियां जलाकर रोशनी की और रसोई में आकर पवन के लिए चाय बनाने लगी। मन में विचारों का क्रम लगातार जारी था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि नंदिनी के यहाँ आने की बात पवन को कैसे बताई जाए। क्या पवन नंदिनी को स्वीकार कर पाएंगे? यह सब सोच सोचकर मेरे हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे थे। पवन शायद मेरी इस मनोदशा को भाप रहे थे, तभी बार बार पूछ रहे थे, क्या बात है नीलिमा, आज तुम मुझे इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? इतनी व्यग्र एवं परेशान तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? मैं शायद इसी पल का इंतजार कर रही थी। उचित मौका देख मैंने बड़े ही सधे शब्दों में कहा, नंदिनी आई है। मेरा इतना कहना था कि पवन गंभीर हो उठे। घर में एक मौन पसर गया। रात का खाना तीनों ने एक साथ खाया। नंदिनी को अलग कमरे में सुलाकर मैं अपने कमरे में आ गई। पवन दूसरी तरफ करवट लेकर लेटे हुए थे। मैं भी एक ओर लेट गई। दोनों बिस्तर पर दो जिंदा लाशों की तरह लेटे रहे। पवन काफ़ी देर तक करवट बदलते रहे। विचारों की आंधी में नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद पवन की आवाज़ ने मेरी विचार श्रृंखला पर विराम लगाया और वो मुझसे बोले, देखो नीलिमा, हम नंदिनी को उसकी माँ तो नहीं दे सकते हैं, पर सासू माँ तो उसे दे ही सकते हैं। मैं नंदिनी को इस तरह नहीं, बल्कि अपने घर में बहू बनाकर रखूँगा। तब यह दुनिया और समाज कुछ भी न कह पाएगा। अन्यथा एक पराई लड़की को इस तरह घर में पनाह देंगे तो हमारे सामने अनेक सवाल उठ खड़े होंगे। पवन ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वे इस तरह अपना फैसला सुनाएंगे। मैं खुशी के कारण उनसे चिपक गई, पवन के विशाल हृदय से, और रो पड़ी। मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो इतने विशाल हृदय वाले इंसान की अर्धांगिनी हूँ। जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही पवन भी सोच रहे थे।
कि हमारे इस फैसले को क्या विक्रम स्वीकार करेगा। विक्रम समझदार और संस्कारवान तो है, पर शादी के विषय में अपना फैसला उस पर थोपना, कहीं उस पर ज्यादती तो नहीं होगी। आखिर डॉक्टर बन गया है, कहीं उसके जीवन में अपनी कोई पसंद तो नहीं। उसकी क्या पसंद है, कभी हमने पूछा ही नहीं। एक ओर जहाँ मन में आशंका के बादल घुमड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर दृढ़ विश्वास भी था कि वह कभी हम लोगों को की बात नहीं टालेगा। कई बार मन में विचार आया कि फ़ोन पर बेटे से पूछ लें, पर फिर यह सोचकर कि फ़ोन पर बात करना ठीक नहीं होगा, अतः उसके आने का हम इंतज़ार कर लेंगे। इधर जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए, नंदिनी की सेहत सुधरने लगी, रंगत पर निखार आने लगा। सूखी त्वचा स्निग्ध और कांतिमय हो गई, होकर सोने सी दमकने लगी। आंखों में चमक आ गई। मेरे आंचल की छांव पाकर नंदिनी के भीतर एक नई जान सी आ गई। उसे देखकर लगा जैसे ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी के बाद वर्षा की पहली फुहार पड़ने पर पौधे हरे भरे हो उठते हैं। अब वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ एवं ऊर्जावान दिखाई देने लगी थी। उसने इस बीच कंप्यूटर और कुकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिए थे, और वह दिन भी आ गया जब विक्रम उदयपुर से वापस आ गया। बेटे के आने की खुशी, जितनी खुशी थी उतनी ही प्रतीक्षा उसका फैसला सुनने की भी थी। 1-2 दिन बीतने के बाद मैंने अनुभव किया कि वह भी नंदिनी से प्रभावित है, तो मैंने अपनी बात उसके सामने ही रख दी। विक्रम सहस्री तैयार हो गया। मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई। मैं तेजी से दोनों के ब्याह की तैयारी में जुट गई और साथ ही नंदिनी के पिता को भी इस बात की सूचना भेज दी। नंदिनी और विक्रम की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी में न तो सपना आई और न ही नंदिनी के पिता आए। नंदिनी को बहुत इंतजार रहा कि पापा तो जरूर आएंगे, किंतु उन्होंने न आकर नंदिनी की रही सही उम्मीदें भी तोड़ दी। अपने नव जीवन में प्रवेश कर नंदिनी बेहद खुश थी। एक नया घरौंदा जो मिल गया था, उम्मीदों का, आशाओं का, सपनों का घरौंदा। और उस घरौंदे में माँ के आंचल की ठंडी छाँव थी, जो नंदिनी के लिए सब कुछ थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।